Welcome to Bansal Classes Magam. Dear students, in today's video, we are going to discuss about the most important topic from semiconductors. Especially, we will be discussing the energy band theory. Dear students, we know this that the materials on the basis of conductivity have been classified in various types or various categories. The very first category we know the material can be conductor, the material can be insulator, the material can be dielectric, the material can be superconductor, and for most important, what is important in this chapter, the material can be semiconductor. Now, we know on what basis we say कि पर्टिकुलर मटेरियल कंडक्टर है, इंसुलेटर है. ये इंसुलेटर कब डाइलेक्ट्रिक बनता है, या ये सुपर कंडक्टर कब बनेगा, या ये सेमीकंडक्टर कब बनेगा. जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, एनर्जी बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है, मटेरियल्स को क्लासिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. हमें पता है कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और करंट को कैरी करते हैं. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट को कैरी नहीं करते. डाइलेक्ट्रिक्स असल में इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को ट्रांसफर करते हैं विदाउट कंडक्टिंग. सुपर कंडक्टर्स वी नो वेरी वेल, हमने इनको पढ़ा है बीसीएस थ्योरी में, और हमें पता है सुपर कंडक्टर्स में कूपर पियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिविटी. नाउ दिस कॉन्सेप्ट कम्स द सेमीकंडक्टर. और इस सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हम इस पूरे चैप्टर में, चाहे हमें पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना हो, चाहे हमें ट्रांजिस्टर्स पढ़ने हो, चाहे हमें बैंड थ्योरी पढ़नी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैंड थ्योरी. एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे जब हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करते हैं, हम क्लासिफाई करते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में. अब हम ये समझ ले कि एनर्जी बैंड थ्योरी होती क्या है. जब हम सेमीकंडक्टर्स को समझते हैं कि द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जनरली ग्रुप 14 को बिलोंग करते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाली फैमिली को. अगर हम सिलिकॉन एटम को ले ले, इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम को, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर वी नो दैट इज द प्रोटॉन नंबर दैट इज 14, वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 284. अगर हम इस इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम को देखें, इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेट्स टेक दिस इलेक्ट्रॉन, द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज n इक्वल्स टू 1, पहले दो इलेक्ट्रॉन्स ऑरेंट कर दो. नाउ n इक्वल्स टू 2, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हम ऑरेंट करते हैं, एंड n इक्वल्स टू 3, they have the 4 electrons. Now we know as we go away from the nucleus, as per n plus l rule, energy goes on increasing. तो मैं ये कह सकता हूं n equals to 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी n equals to 2 के कंपैरेटिवली टू n equals to 1. Herein I am just talking about the individual silicon atom. जब मैं इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम की बात करता हूं तो इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम में क्या होता है, ये होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वी कॉल दीज एज एनर्जी लेवल्स. हमें कॉन्सेप्ट समझना है बैंड कब बनता है, व्हेन इज द फॉर्मेशन ऑफ बैंड टेक्स प्लेस. जब हम इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम की बात करेंगे, इंडिविजुअल सिलिकॉन एटम में होते हैं एनर्जी लेवल्स. अब जब मैं पूरे क्रिस्टल देखूं, जैसे आई एम टेकिंग द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, इस पूरे क्रिस्टल में क्या होगा, इनफिनिट एटम्स होंगे सिलिकॉन के. मान लेते हैं ये एक सिलिकॉन एटम है और ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, उसके एनर्जी लेवल्स है सेम. दिस इज द सिलिकॉन एटम, राइट, दिस सिलिकॉन नंबर, एटम नंबर 2. और जब मुझे एक सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज वन सिलिकॉन एटम, दिस इज अनदर सिलिकॉन एटम. हियर आई विल डिफाइन एनर्जी लेवल. क्यों? क्योंकि एक एटम की बात कर रहा हूं. जब मैं इस सिलिकॉन एटम को इसके पास ले आता हूं, इस सिलिकॉन एटम को इसके पास ले आता हूं, व्हाट विल बी हैपन देयर, वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा कूलम्बिक इंटरेक्शन. कूलम्बिक इंटरेक्शन किस किस के बीच में होगा डियर स्टूडेंट, समझना. ये मान लेते हैं एक सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस, या दूसरे सिलिकॉन एटम का न्यूक्लियस, और इधर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इन इलेक्ट्रॉन्स को इसका प्रोटॉन जो या इसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसका प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्रिएट करेगा. तो जब भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस चीज को पढ़ा है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, इसको हम इंटरेक्शन इस्तेमाल करते हैं, वी यूज द वर्ड इंटरेक्शन. तो यहां पे हुआ इंटरेक्शन.
तो जब ये इंटरेक्शन अट्रैक्शन रिपल्शन जो हुआ, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हुआ। जो ही इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन हुआ होगा क्या, जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी, वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हिसाब से जब फोर्स लगता है तो हाउ दे पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी। चेंज होने का मतलब मॉडिफाई हो जाएगी। मॉडिफाई होने का मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी घटेगी। जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में मॉडिफिकेशन आया ड्यू टू द इंट्रैक्शन, दैट कैन बी अट्रैक्शन रिपल्शन और बोथ, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ये इंट्रैक्शन हुआ इसकी वजह से ये n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में मॉडिफिकेशन आया। मॉडिफिकेशन ऐसे आया, जो n इक्वल टू 1 थे, लेट्स से these two electrons, जब इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने कंबाइन किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो गई इंक्रीज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो गई डिक्रीज एज पर दियर रेस्पेक्ट टू अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो अब हमें क्या पता लग गया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हुई। तो यहां पे रेंज ऑफ एनर्जी जो क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स विद लो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स विद हाई एनर्जी, तो ये जो रेंज ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ, इस रेंज ऑफ एनर्जी को ही हम डियर स्टूडेंट्स बैंड कहते हैं। तो ये जो बैंड क्रिएट हुआ, बैंड क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं। सिमिलरली n इक्वल टू 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी एक बैंड क्रिएट हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे थे, वहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी डिक्रीज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज। तो वहां भी क्रिएट अल्टीमेटली क्या हुआ कि रेंज ऑफ एनर्जी, जो ये रेंज ऑफ एनर्जी क्रिएट हुआ डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम एनर्जी बैंड कहते हैं। So what we will be concerned with in this chapter, we will be concerned with the electrons n equals to 3. अब समझना, हमने देखा एनर्जीज इंट्रैक्शन की वजह से मॉडिफाई हुई। जो ये एनर्जीज मॉडिफाई हुई एनर्जी की इंट्रैक्शन की वजह से इन्होंने क्रिएट कर दिया बैंड। तो वी विल बी कंसर्न्ड विद n equals to 3 वाले इलेक्ट्रॉन्स की। नाउ व्हाट हैपेंस, जो ये n equals to 1, n equals to 2 और n equals to 3, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में जो मॉडिफिकेशन है, इन्होंने बना लिया बैंड। अब इस बैंड में क्या होगा, देयर विल बी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन करेंगे। देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाएंगे और देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री रहेंगे। और हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट टू कंडक्शन। जो इस n equals to 3 वाले इलेक्ट्रॉन है, या जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अपना एक ग्रुप बनाएंगे, जो वो एनर्जीज का एक रेंज ऑफ ग्रुप बनाएंगे, वो बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स एक बैंड एनर्जी का, दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। और जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक नए तरीके का बॉन्ड या एक ग्रुप बनाएंगे, रेंज ऑफ एनर्जी हैविंग डिफरेंट एनर्जी, और उसको डियर स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, ये वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो मॉडिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बाद अनबॉन्डेड रहा, और these are actually responsible for the conduction. Valence band क्या है, this is actually the range of those electrons or those are range of those energy of electrons जो unbonded थे या जो bonded थे, और they will not contribute to the electric current. Now इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या इन दो बॉन्ड्स के बीच में there is certain energy difference, ये एनर्जी का डिफरेंस होता है। और जो ये certain energy difference होता है डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं forbidden एनर्जी गैप। अगर हम इस चीज को समझ लें, एक्चुअली में दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी। नाउ दिस इज एक्चुअली नथिंग बट द रेंज ऑफ एनर्जी। अगर मैं यहां से लाइक दिस इज n equal to 1, n equal to 3 एंड सो ऑन, यहां से एनर्जी बढ़ती है when we go from valence band to conduction band। और जो ये forbidden एनर्जी गैप है, इसको forbidden इसलिए कहते हैं कि because electron cannot stay there, electron has to either move to the valence band or it has to go to the conduction band, it cannot stay in this range। now this is actually the energy, this is actually the energy। अगर मैं इस forbidden energy gap की डिटेलिंग कर दूं या इसकी फॉर्मूला बता दूं, we generally denote it by delta Eg। इसकी रेंज जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के आसपास होती है, समवट इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिस्टल टू क्रिस्टल, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। अगर मैं यहां पे बोलूं लेट्स से दिस इज द एनर्जी और दिस इज आल्सो एनर्जी, क्योंकि यहां पे एनर्जी है। अब व्हाट इज दिस गैप,
दिस गैप इज, कैन आई राइट दिस CB या कंडक्शन बैंड बोल दो, इसकी जो मिनिमम एनर्जी होगी, और यहां से लेके यहां तक क्या है VB मैक्सिमम। VB मैक्सिमम अगर मैं आपसे पूछूं ये फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा, दिस विल बी दिस CB माइनस VB मैक्स। तो मैं अगर डेल्टा EG को लिख दूं दैट विल बी इक्वल टू CB कंडक्शन बैंड एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मिनिमम माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी मैक्सिमम। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जीज आया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, इन्होंने जो रेंज ऑफ एनर्जी बनाया उसी को बोलते हैं जनरली हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे, इलेक्ट्रॉन्स के पास लोकलाइज पोजीशंस होती है, वहीं पे वो स्टे कर लेता है। अब इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वजह से हमें पता लग गया कि यहाँ पे हमारे पास दो बैंड्स आ गए। पहले इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। दैट इज दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस इज द कंडक्शन बैंड। नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, जो वैलेंस बैंड है ना, पहला पॉइंट, इट कैन नेवर बी एम्प्टी, ये कभी भी एम्प्टी नहीं रह सकता। इट कैन नेवर बी एम्प्टी, आइदर ये पार्शियली फिल्ड होगा या तो ये पार्शियली फिल्ड होगा और ये फुली फिल्ड होगा बाय इलेक्ट्रॉन्स। इट विल बी फुली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कंडक्शन बैंड की अगर मैं बात करूं, कंडक्शन बैंड क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी आइदर एम्प्टी और ये जो होगा हमारा इट विल बी पार्शियली फिल्ड। इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम इसको एम्प्टी नहीं कर सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन भेज दें, नो नो, इट कैन नेवर बी एम्प्टी, इट कैन बी आइदर फुली फिल्ड और इट कैन बी पार्शियली फिल्ड। अब इस डेल्टा EG से हमें काफी सारी चीजें पता लग जाती है। जो डेल्टा EG होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या इंफॉर्मेशन हमें दे देता है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां पे कार्बन फैमिली की बात करूं, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज जर्मेनियम एंड सो ऑन। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब हम कार्बन की बात करें, लेट्स से दिस इज कार्बन एंड दिस इज कार्बन का वैलेंस बैंड, दिस इज कार्बन का कंडक्शन बैंड, दिस इज कार्बन सिलिकॉन का वैलेंस बैंड एंड दिस इज सिलिकॉन का कंडक्शन बैंड। अब हमें डियर स्टूडेंट समझना है, इफ आई हैव टू मेक कार्बन एज अ कंडक्टर, तो इसमें क्या होता है कि जो डेल्टा EG की वैल्यू होती है, दिस डेल्टा EG इज वाइड। समझना इस कॉन्सेप्ट को। What does that mean? If I just want the electrons to move from valence band to conduction band, it is too difficult in case of carbon. वहां पे जो सेपरेशन होता है ना कंडक्शन, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की, वो ज्यादा होती है। तो क्या मैं यहां पे ये कह सकता हूं कार्बन का साइज इज स्मॉल कंपैरेटिवली, इसके ग्रुप की बात कर रहा हूं, और इसका डेल्टा EG इज कंपैरेटिवली मोर, क्योंकि यहां पे डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना। कंडक्शन और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी सेपरेशन बहुत होता है। एनर्जी सेपरेशन बहुत होने का मतलब, इसका मतलब कि अगर हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, सपोज मैं अगर कुछ एनर्जी इंसिडेंट करा दूं इन इलेक्ट्रॉन्स पे, यहां पे कुछ एनर्जी इंसिडेंट करा दूं इन केस ऑफ सिलिकॉन, तो हियर द इलेक्ट्रॉन्स विल जंप, यहां पे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बट इफ आई विल गिव सेम एनर्जी टू द सिलिकॉन, और इफ आई विल गिव सम अदर एनर्जी टू द सिलिकॉन, हियर इन व्हाट आई हैव टू डू, यहां पे मुझे कम ही एनर्जी देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स to move from valence band to conduction band. What does that depicts? That depicts actually यहाँ पे एनर्जी लेवल उतना नहीं था, इसीलिए मुझे कम एनर्जी देनी पड़ी। यहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लेवल था, इसीलिए यहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी in order to make the electrons move. हमें पता है कार्बन का साइज तो छोटा है कंपैरेटिवली टू सिलिकॉन। जब इसका साइज छोटा है तो डेल्टा EG ज्यादा है, क्योंकि मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी। और वो मुझे कैसे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, वी नो द डेल्टा EG इज रफली इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। और अगर हमें कभी भी निकालना हो, वी नो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर, सॉरी इन एंगस्ट्रॉम, अकॉर्डिंगली नैनोमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा EG ने मुझे एक इंफॉर्मेशन दे दी कि अगर
डेल्टा Eg किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा तो इसका मतलब उसका कंपैरेटिवली साइज कम होगा। तो पहली चीज हमें ये चीज पता लग गई कि डेल्टा Eg मुझे एक चीज तो बता देता है, दैट इज द साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम की इंफॉर्मेशन मुझे डेल्टा Eg बताएगा। डेल्टा Eg हमें पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डेल्टा Eg डिक्रीजेस। डिक्रीज होने का मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को इजीली जंप कराना, वी कैन इजीली मेक इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस डेल्टा Eg इज कि जो डेल्टा Eg देखा गया, इट हैज स्लाइट वेरिएशन विद टेम्परेचर। इट हैज स्लाइट वेरिएशन विद टेम्परेचर, मतलब डेल्टा Eg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट स्लाइटली, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रीजन आप इसका थर्मल एक्सपेंशन से समझ सकते हो। वी नो हाउ द थर्मल एक्सपेंशन हैपेंस। डेल्टा Eg कैसे इस चीज को इंपैक्ट करेगा। तो पहली चीज हमें डेल्टा Eg से साइज ऑफ एटम पता लग गया। दूसरी चीज हमें डेल्टा Eg से ये चीज पता लग गई कि जनरली इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या पता लग गया डेल्टा Eg का, डेल्टा Eg actually that is the forbidden energy gap that has the order of electron volt. Let's understand now. Suppose एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। Let's say this is the X metal, this is the Y metal, और यहां पे ये इसका वैलेंस बैंड है, ये इसका कंडक्शन बैंड है, ये इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर मटेरियल अलग है तो डेल्टा Eg तो डिफर होगा। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे डेल्टा Eg मुझे गिवन है और वी नो दिस एनर्जी रेंज, I can by this energy range calculate what should be, let's say this is 2 electron volt, let's assume this is 2 electron volt, or let's assume this is 4 electron volt। अच्छा पहली चीज हम ये समझ ले, यहां पे डेल्टा Eg ज्यादा, यहां पे डेल्टा Eg कम। इफ आई विल आस्क यू साइज किसका ज्यादा होगा, तो आपको ये समझना है कि इसका डेल्टा Eg ज्यादा, तो इसका मतलब इसका साइज y ऑफ साइज ऑफ y इज लेस देन साइज ऑफ x। क्वाइट ऑब्वियस, हमने अभी ये चीज पढ़ी थी। नाउ अगर हमें डेल्टा Eg जो गिवन है दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू कैलकुलेट मुझे इंसिडेंट एनर्जी कितनी देनी है इन ऑर्डर टू मेक दिस इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम दिस बैंड टू दिस बैंड। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज दिस डेल्टा Eg इज एक्चुअली hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो मैं निकाल सकता हूं लैम्डा इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय डेल्टा Eg। Now from this we can easily get the value, या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा Eg इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाय hc ऑफ x। तो ये अलग अलग वेरी करेगा क्योंकि डेल्टा Eg ऑफ x एंड डेल्टा Eg ऑफ y इज डिफरेंट। तो डेल्टा Eg ने हमें क्या चीज इंफॉर्मेशन दी, पहली चीज कि मटेरियल कंडक्टर होगा, इंसुलेटर, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि कितनी रेंज होती है एनर्जीज की। पहली चीज इसने डेल्टा Eg से हमें क्या चीज पता लग गई कि डेल्टा Eg गिव्स अस द आइडिया कि मटेरियल का साइज। Second, delta Eg, that is the forbidden energy gap, that gives us the relation with temperature. Third, delta Eg gives us the idea what should be the energy of incident photon in order to make the electrons move from valence band to conduction band. In the next video, we will come up with this delta Eg detailing and further more details of the semiconductors. Thank you.